हेलो बच्चों। तो चलो हम लोग पिछले लेक्चर में इलिमिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिए थे। विलोपन अभिक्रिया E1 और E2 दोनों हो गया था। अब आज हम लोग पढ़ते हैं जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। हेलो एल्केन में या एल्काइल हैलाइड में बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। मतलब कि बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है बेस उसको अपनी ओर खींचता है, पुल करता है, और वहां पे जो बॉन्ड बचता है वो कार्बन कार्बन के बीच जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड कैसे? एक तो हाइड्रोजन को बेस पुल किया, खींचा, और फिर जो हाइड्रोजन रहता है वो भी वहां से निकल के और बाहर हो जाता है। तो दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड टूटता है और एक पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं हम इलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा हाइड्रोजन को खींचता है यदि कंपाउंड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो। ध्यान देना, बेस यानी भस्म हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड से बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहता है उसे अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण एक दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब अगर कंपाउंड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तो बेस किस बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा? तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तीन रूल के आधार पे, यानी तीन और रूल अलग से हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सप्लेन करके देगा कि यदि कंपाउंड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तो बेस किस बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा। ओके, तो चलो हमारा हेडिंग है इफ compound have more than one beta hydrogen, then following rules are applied। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। इसका मतलब हुआ कि यदि यौगिक में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तो निम्नलिखित नियम लागू होता है। यदि यौगिक में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तो निम्नलिखित नियम लगता है। अब कौन कौन नियम है तो देखो, इसमें पहला रूल है उसे हम बोलते हैं सेटिजेफ्स रूल। पहला रूल क्या है? सेटिजेफ रूल, सेटिजेफ का नियम। सेटिजेफ का नियम। दूसरा रूल है हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन का नियम। और तीसरा रूल है रूल ऑफ कंजुगेशन। रूल ऑफ कंजुगेशन यानी अनुनाद नियम, अनुनाद का नियम। तो जब एल्काइल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इधर से भी बीटा हाइड्रोजन हटाया जा सकता है और इधर से भी हटाया जा सकता है। इस स्थिति में कौन सा बीटा हाइड्रोजन बेस के द्वारा इलिमिनेट किया जाएगा वो डिपेंड करेगा इन तीन रूल पे कि कौन सा रूल उसमें एप्लीकेबल हो रहा है। तो
कौन कौन रूल है? सेट-जेफ रूल, हॉफमैन रूल और रूल ऑफ कंजुगेशन। आप इसको लिखो, फिर हम बारी बारी से एक एक करके सबका ऑपरेशन करते हैं। चलो तो अपन लोग देखते हैं। पहला रूल क्या था? सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट-जेफ रूल? तो पहला देख लेते हैं, सेट-जेफ रूल। ये रूल क्या कहता है? ध्यान से देखना। दिस रूल states that more stable alkene more alkyl substituted। इसका मतलब बताएंगे। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस अधिक मात्रा में बनता है, मात्रा में बनता है। अब इसका अर्थ समझो बच्चों, अर्थ समझो। देखो सेट-जेफ रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है दिस रूल स्टेट्स दैट मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यह नियम बताता है, यह नियम कहता है कि इलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप अधिक अस्थाई एल्कीन जो होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही अधिक मात्रा में बनेगा। समझे बात को? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे यार एकदम आसान था। देखो देखो मान लो कि यहां पे कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके इधर एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बताओ बीटा हाइड्रोजन कितने हुए? 2 हुए कि नहीं? फिर हम एग्जांपल देके बताएंगे। अब 2 बीटा हाइड्रोजन में बेस किसको खींचे? तो बेस उस हाइड्रोजन को खींचेगा जिसके बाद बनने वाला एल्कीन अधिक अस्थाई होगा, ठीक है। अब कौन एल्कीन अधिक अस्थाई होगा? तो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, यानी जिसमें अधिक मात्रा में एल्काइल समूह शाखा के रूप में रहेगा वह एल्कीन अधिक अस्थाई होगा। जिसमें फिर से जिसमें अधिक एल्काइल ग्रुप शाखा के रूप में होगा वह अधिक अस्थाई होगा। तो इस नियम के अनुसार अधिक अस्थाई एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी अधिक मात्रा में बनता है। मेजर प्रोडक्ट माने जो अधिक मात्रा में बनता है, माइनर प्रोडक्ट जो कम मात्रा में बनता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? तो जो अधिक एल्काइल के द्वारा शाखित होगा, यानी जिसमें ब्रांच के रूप में अधिक मात्रा में एल्काइल समूह उपस्थित रहेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखो चलो इस सेट-जेफ रूल को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो CH3 CH CH Br CH2 और H। ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, कंपाउंड है। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड हुआ। इसे हीट करना है बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ हीट करेंगे तभी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बताओ कब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? जब हम एल्काइल हैलाइड को बेस के साथ हीट करते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, क्या देखा जाए? देखो जो दिखा रहे हैं, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, दिस इज अल्फा कार्बन, ओके। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है बीटा कार्बन, और इधर भी जुड़ा है तो यहाँ भी बीटा कार्बन। अब दोनों बीटा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है,
यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं? बेटा हाइड्रोजन नहीं यार, बीटा हाइड्रोजन। तो दोनों जगह पे बीटा हाइड्रोजन है। ओके, अच्छा अब बेस के पास समस्या, अब दो ऑप्शन है, किसी को एक नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से किधर किधर से लाना पड़ता है। इसके पास दो है, अभी बेचारा कंफ्यूजन में है, इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं कि दोनों के पास चला जाऊं। दोनों के पास कैसे जाएगा, तो संभव ही नहीं। हाँ, तो बेस के पास दो ऑप्शन है, वो इस बीटा हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ पुल कर सकता है और इस बीटा हाइड्रोजन को भी पुल कर सकता है। तो भाई जब ऑप्शन दो हो तो दोनों में जो बेस्ट रहेगा उसी को ना खींचा जाएगा। तो देखो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, ट्राई मार लेते हैं, इसे भी खींच लेते हैं कुछ समय के लिए और इसे भी खींच लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर दोनों के साथ रहने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन अच्छा है, और जो अच्छा रहेगा उसके साथ फिर परमानेंट हो जाएगा। बात को समझे? हाँ, तो देखो वही काम करेगा बेस। बेस क्या करेगा, हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, बेस इस बीटा हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट कर सकता है। तो जब इसको एलिमिनेट करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, क्योंकि ब्रोमीन भी तो बेस हाइड्रोजन को खींचेगा और ब्रोमीन भी क्या करेगा, जब ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा प्रोटॉन H+, तो ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ब्रोमीन यहां से बाहर निकल के चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच में। जब बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा तब डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां और यहां। तो दोनों बना के देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, फिर उसके साथ परमानेंट। अच्छा देखो, एक बार इस बीटा हाइड्रोजन को पुल कर रहे थे, इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस। और क्या ऑप्शन है, और ऑप्शन है कि बेस इस बीटा हाइड्रोजन को पुल करेगा, इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया दो प्रोडक्ट, एक बार डबल बॉन्ड यहां बन गया, एक बार डबल बॉन्ड यहां बन गया। अब जब दो प्रोडक्ट बन गया तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल कहता है कि जो बनने वाला जो एल्कीन अधिक अस्थायी होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तब इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जांच करोगे ना कि कौन अच्छा है, परमानेंट होना है ना। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि कैसे पता करोगे, मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, जो अधिक शाखित रहेगा, जिसमें एल्काइल शाखा के रूप में अधिक रहेगा, वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब देख लेते हैं कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है। अब खुद से देख लो, इसमें इधर भी एक एल्काइल है कि नहीं, है ना, इधर भी एक एल्काइल है और इधर भी एक एल्काइल है, यहां भी एल्काइल है और यहां भी एल्काइल है कि नहीं है। और इसमें जब देखा जाए तो सिर्फ इधर एक एल्काइल है, इधर एक एल्काइल है। तो बताओ कहां पे ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, कौन ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, ऊपर वाला। तो जो ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है वही होगा ज्यादा स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्या हो गया, एक मेजर प्रोडक्ट बन गया और एक माइनर प्रोडक्ट। मतलब एक्चुअल में प्रोडक्ट हमें कौन मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला बहुत कम मात्रा में बनेगा, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें अधिक मात्रा में कौन मिलेगा, तो जो अधिक स्टेबल है, जो अधिक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पर एल्काइल की संख्या अधिक है, तो ऊपर वाला है। दिस इज कॉल्ड सेटजेफ रूल, इसे हम सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, फिर इसमें एक थोड़ा सा और एक एक्सेप्शन बताते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हॉफमैन रूल। लग जागने से फिर हंसी रात हो न हो,
शायद इसे मुलाकात हो देखो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, नोट नोट लॉकडाउन में तो आ नहीं रहा है कहीं से, तो लिख के संतोष कर लेते हैं। नोट क्या लिखना है, तो ध्यान देने वाली बात है, सेटजेफ रूल इज फेल्ड if base is more asterically clouded। देखो सेटजेफ रूल इज फेल्ड इफ बेस इज मोर एस्टेरिकली क्लाउडेड, मतलब सेटजेफ का नियम तब फेल कर जाता है जब अप्लाइड बेस जो है, जिस बेस का हम यूज कर रहे हैं वो एस्टेरिकली हिंडर्ड है, मतलब कि उसमें बहुत सारा त्रिविम बाधा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्रुप हम ले लिए, कोई छोटा ग्रुप बेस के रूप में ना लेके कोई बड़ा ग्रुप ले लिए जिसमें पहले से ही बहुत अधिक शाखा उपस्थित है, तो उस स्थिति में सेटजेफ रूल कभी कभी फेल कर जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ध्यान से देखो, जैसे कंपाउंड ले लेते हैं CH3HCHBr, ये हमारा कंपाउंड है और जो बेस है वो देखो इस प्रकार का है, दिस इज बेस। देखो ये कंपाउंड है हमारा, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हम आपको बताया है कि सेटजेफ रूल जो है वो कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है, जो अधिक स्थायी एल्कीन, और अधिक स्थायी एल्कीन कौन होता है, जो अधिक शाखित होता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस हाइड्रोजन को बेस के द्वारा पुल करवा दें, यानी बेस इस हाइड्रोजन को पुल करता है, तब डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा। ध्यान से देखो, अगर बेस इस हाइड्रोजन को पुल करता है, खींचता है, तो डबल बॉन्ड, चूंकि ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक एल्काइल इधर और दो एल्काइल इधर, तो अधिक मात्रा में शाखा उपस्थित हुआ। लेकिन अभी देखो ऑप्शन हमारे पास यहां भी तो है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। इस बीटा हाइड्रोजन को भी बेस पुल कर सकता है और इस बीटा हाइड्रोजन को भी बेस पुल कर सकता है, लेकिन सेटजेफ के नियम के अनुसार अगर हम चलें तो इस हाइड्रोजन को पुल करना चाहिए था, क्योंकि यही एल्कीन जो होगा वो स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इधर भी देख रहे हो 2 एल्काइल हो जाएगा और इधर भी 1 एल्काइल हो जाएगा, तो 3 एल्काइल हो गया। लेकिन यहां पर बेस इस हाइड्रोजन को पुल नहीं करेगा, क्योंकि एक तो यहां पे पहले से ही बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप उपस्थित हैं, बहुत ज्यादा त्रिविम बाधा है, और यहां भी 2 बड़े बड़े ग्रुप उपस्थित हैं, इसलिए इस बेस के द्वारा इस हाइड्रोजन को पुल कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो आसान दिखाई देगा, जहां पे भीड़ भाड़ कम रहेगा, बेस उसी हाइड्रोजन को पुल करेगा। ठीक है, तो यहां पे भीड़ भाड़ कम है तो बेस इसी हाइड्रोजन को पुल करेगा, तो यहां पे देखो कंपाउंड हमारा क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में CH2, दिस इज द प्रोडक्ट। तो बताओ अब इसमें हमारा डबल बॉन्डेड तो ये हुआ,
और इसमें एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक ही तरफ हुआ ना, तो इस आधार पे तो ये कम स्टेबल है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल, लेकिन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों जगह होने के कारण बेस के द्वारा इस बीटा हाइड्रोजन को पुल कर पाना संभव नहीं था, इसलिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम था बेस उसी हाइड्रोजन को पुल करके वो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट, एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि सेटजेफ के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके विपरीत हो गया, उसका उल्टा, इसलिए हम बोलेंगे एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट। ओके, एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेटजेफ रूल का एक्सेप्शन, लिख लो इसको। दूसरा रूल था हमारा क्या, हॉफमैन रूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन नहीं है, हॉफमैन है, हॉफमैन रूल्स। अब ये रूल क्या कहता है, तो देखो, दिस रूल इज applicable when living group is cationic। यह नियम तब लागू होता है जब लिविंग ग्रुप केटाइनिक होता है, धनायनिक होता है। मतलब यह नियम तब लागू होता है जब लिविंग ग्रुप धनायनिक होता है। तो बात नंबर 1 कि यह नियम तब लागू होगा जब लिविंग ग्रुप केटायनिक होगा। बात नंबर 2 देखो, द ड्राइविंग फोर्स of Hofmann's rule is acidity difference of बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, हॉफमैन के नियम का प्रेरक बल क्या है, यानी किसके कारण यह नियम लागू होता है, तो इसका प्रेरक बल है बीटा हाइड्रोजन के अम्लीयता में अंतर। ठीक है, अब सब समझाएंगे हम बारी बारी से। और बात नंबर 3, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन remove to get major product। अधिक अम्लीय बीटा हाइड्रोजन के हटने से प्रतिफल प्राप्त होता है। चलो अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, समझाएंगे दोबारा। देखो अभी समझाए नहीं थे, इसको सिर्फ लिख रहे थे, ध्यान से देखो। हॉफमैन रूल क्या कह रहा है, हॉफमैन रूल ये नियम कह रहा है, दिस रूल, सबसे पहली बात कि अप्लाई कब होगा, कब हॉफमैन रूल लगाएंगे, तो दिस रूल इज अप्लीकेबल व्हेन लिविंग ग्रुप इज केटाइनिक। यह नियम तब लगेगा जब लिविंग ग्रुप केटाइनिक हो। मतलब लिविंग ग्रुप कौन छोड़ के भागता है, मैदान छोड़ के भागता है, जो कंपाउंड छोड़ के हटता है, तो अगर वो हटने वाला धनायनिक हो, पॉजिटिव चार्ज वाला हो, केटाइनिक हो, तब हम हॉफमैन रूल का यूज करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हॉफमैन रूल इज एसिडिटी डिफरेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। यानी होता क्या है कि
अगर दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है, और दोनों के अम्लीयता में अंतर है, यानी एक बीटा हाइड्रोजन अधिक अम्लीय है और एक बीटा हाइड्रोजन कम अम्लीय है, तो ये जो एसिडिटी डिफरेंस है, अम्लीयता में जो अंतर है बीटा हाइड्रोजन का, इसी के कारण हॉफमैन रूल काम करता है। तो इसका ड्राइविंग फोर्स यानी इसका प्रेरक बल जिसके वजह से वह नियम लग रहा है, तो कौन सा है, वो है एसिडिटी डिफरेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यानी बीटा हाइड्रोजन के अम्लीयता में अंतर होने के कारण हॉफमैन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है एक्चुअल में, हॉफमैन रूल है क्या, तो देखो, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव टू गेट मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि हम बताए ना कि अगर दोनों बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी में अंतर है, एक अधिक एसिडिक है और दूसरा कम एसिडिक है, तो जो अधिक एसिडिक होगा, जो अधिक अम्लीय होगा, वही बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, वही बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा, वही बीटा हाइड्रोजन हटेगा और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो याद रहे, अधिक एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, तो बस एक एग्जांपल से समझा देते हैं, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लो। देखो एक एग्जांपल करते हैं, CH3 CH H CH in मिथाइल CH2 H, और इसे हमें क्या करना है, बेस के साथ हीट करना है, यही हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है हमारा और इसमें हमें इलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है, क्योंकि बेस के साथ हीट कर रहे हैं तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब बताना ये है कि इसमें बताना क्या है, हम ही बता देते हैं। ये तो अल्फा कार्बन हुआ क्योंकि इसी के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बीटा हाइड्रोजन हुआ और ये भी बीटा हाइड्रोजन हुआ, तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन आ गया बीटा हाइड्रोजन का। अब इसको इलिमिनेट करें कि इसको इलिमिनेट करें, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, केटाइनिक है। कैसे है वो देखो, अभी हम बता देते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये नाइट्रोजन है और तीन तरफ से मिथाइल है, ठीक। तो पहले तो ये देखो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चों तो 2 और 5 आएगा, 2 and 5, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अच्छा 5, 1 2 3 और 2 5। अब देखो 3 से ये क्या किया है कि 3 मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लिया है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, अब देखना ध्यान से समझना बात को, सब चीज एक्सप्लेन करते चल रहे हैं एक पॉइंट। इस इलेक्ट्रॉन से एक मिथाइल, ये मी का मतलब मिथाइल है, CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ पे 3 मिथाइल है तो एक इधर मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लिया और एक इधर भी बना लिया। अच्छा ये 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का खत्म हो गया। अब बताओ एक लोन पेयर अभी इसके पास बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या किया है कि एक और बॉन्ड, अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। मतलब नाइट्रोजन को अब किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी ये क्या किया है, एक और बॉन्ड का निर्माण किया है, कार्बन के साथ किया है ना। तो ये कैसे करेगा, तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन को अब चाहिए नहीं, और नाइट्रोजन के पास 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी है, तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, शेयरिंग में डालेगा, ठीक है, साझेदारी करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन से और बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब चूंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नहीं है, तो ये क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो पॉजिटिव आ गया। तो ये कैसा लिविंग ग्रुप हुआ, केटाइनिक लिविंग ग्रुप, इसीलिए तो NH4 लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, यही चीज है ना। H की जगह पे क्या हो गया, CH3 और यहाँ पे कार्बन आ गया, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप कैसा है, केटाइनिक है।
अब केटाइनिक लीविंग ग्रुप जब होगा तब ये दोनों बीटा हाइड्रोजन के एसिडिटी में अंतर आएगा। कैसे एसिडिटी में अंतर आएगा तो देखो ध्यान से, अब हम बताते हैं कि कौन सा, नहीं आप पहले बताओ कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप तो जानते ही हो कि एसिडिटी किसे कहते हैं। अच्छा एसिड कौन होता है? जो आसानी से H+ का त्याग कर देता है। जो जितना आसानी से H+ त्यागता है उसको हम उतना ही अच्छा एसिड कहते हैं। तो आप इन दोनों हाइड्रोजन में बताओ कि कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो चलो 1 किलो हल्दी पूरे घर में मल दी, तो बताओ जल्दी कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो देखो चलो हम बता देते हैं, समझ गए। आप लोग नहीं बता पाओगे और बताओगे कैसे? देखो जो जितना आसानी से H+ निकाल देता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। अच्छा अब देखो यहां पे जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? जिस कार्बन से वो जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। डोनर है, डोनर देने वाला, क्या देने वाला? इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो CH3 डोनर है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बन को। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके निगेटिव को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो कार्बन का निगेटिव बढ़ जाएगा। अच्छा हमें किसे बाहर निकालना है? H+ का। H+ को ना बाहर निकालना है, मतलब यहां पे किसको रखना है? माइनस को रखना है। ठीक है, ये बॉन्ड छोड़ के निकलेगा तब इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों, माइनस कार्बन पे जितना अधिक होगा वो उतना मजबूती से H+ को बांध के रखेगा। निगेटिव के कारण ही इस H+ को क्या किया है? बांध के रखा है। तो अगर इस माइनस को आप बढ़ा देते हो तो माइनस का मतलब समझ लो एक रस्सी है, एक बंधन है जो H+ को बांध के रखता है। जैसे इस पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो पॉजिटिव को बांध के कौन रखेगा? निगेटिव। तो कार्बन पे निगेटिव जितना अधिक होगा, समझना एकदम इजी कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं, कार्बन पे निगेटिव जितना अधिक होगा वो उतना ही मजबूती से H+ को बांध के रखेगा, और जितना मजबूती से H+ बंधा रहेगा उसका निकालना उतना ही मुश्किल होगा, और जब मुश्किल होगा निकालना तो एक अच्छा एसिड नहीं होगा, उसका एसिडिटी कम हो जाएगा। तो अब देखो, अब पहले से तो माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस आया। ठीक, अब ये क्या किया कि और इलेक्ट्रॉन देके इसके माइनस को क्या किया? बढ़ा दिया। और इलेक्ट्रॉन देके इसके माइनस को बढ़ा दिया, और जब माइनस को बढ़ा दिया तो H+ का निकलना हो गया मुश्किल। H+ का निकलना हो गया मुश्किल, और जब H+ का निकलना मुश्किल हो गया तब ये अच्छा एसिड नहीं हुआ, वीक एसिड हो गया। वीक एसिड हो गया मतलब ये जो हाइड्रोजन हुआ, ये जो एक हाइड्रोजन हुआ ये लेस एसिडिक हुआ, लेस एसिडिक यानी कम अम्लीय हुआ। ठीक है, क्योंकि आसानी से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसको बांध के रखने वाला निगेटिव जो है इस CH3 के कारण बढ़ जा रहा है। अब यहां देखो, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं इसको, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है यानी रस्सी को कोई बढ़ा नहीं रहा है, मजबूत नहीं कर रहा है, तो ये आसानी से H+ निकल जाएगा। तो ए वाला जो हुआ मोर एसिडिक हुआ, अधिक अम्लीय, और जो अधिक अम्लीय हाइड्रोजन होगा उसी के हटने से मेजर प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि ए वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो चलो देखो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अधिक अम्लीय हाइड्रोजन निकलेगा। अभी क्या होगा? तो बेस के साथ, जो भी बेस होगा बेस के साथ मिलके और एक कंपाउंड बना लेगा, और H+ बाहर हो जाएगा। ओके सॉरी, बेस के साथ तो हाइड्रोजन बाहर होगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ।
इसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रूल। तो आप समझ गए होंगे कि हॉफमैन रूल ये बताता है कि जब लिविंग ग्रुप केटायनिक हो तो ये अप्लाई होता है, और इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के एसिडिटी डिफरेंस, और जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वही निकलेगा और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो कैसे जानेंगे, तो हम आपको समझा दिए कि डोनर जो होता है माइनस को बढ़ा देता है, और माइनस को बढ़ा दिया तो H प्लस का निकलना मुश्किल हो गया, तो ये लेस एसिडिक हुआ, और यहाँ से आसानी से निकल जाएगा तो ये मोर एसिडिक, तो यही निकलेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। दिस इज हॉफमैन रूल। अब लास्ट रूल है रूल ऑफ कंजुगेशन, इसको लिख लो तो देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा रूल है तीसरा, क्या है बताओ, तीसरा रूल था रूल ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन, रूल ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब क्या होता है, देखो कंजुगेशन हम 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कि जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो गया, तो इसे बोलते हैं कंजुगेशन। कहीं पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद लॉन पेयर, फिर डबल सिंगल लॉन पेयर, इस तरह से आए तब हम इसको बोलते हैं कंजुगेशन। कहीं पे डबल है, सिंगल है और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे भी बोलते हैं हम कंजुगेशन। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि अगर डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो उसे हम बोलेंगे कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन का नियम क्या बताता है, आप ध्यान से देखो, तो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड को हमें बेस के साथ फिट करना है, ठीक। तो अब आप देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो रूल ऑफ कंजुगेशन क्या कहता है, इसको हम बताएंगे थोड़ी देर में, पहले हम इसका दो प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब बेस इस बीटा हाइड्रोजन को भी पुल कर सकता है और इस बीटा हाइड्रोजन को भी पुल कर सकता है, क्योंकि दोनों बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब पहले दो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। तो देखो दो प्रोडक्ट हमारा क्या क्या बनेगा, एक तो डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में बनेगा, ये बेस के द्वारा हाइड्रोजन पूल होगा और ब्रोमीन निकल के बाहर जाएगा। तो देखो पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बना। और सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा, देखो अब की बार ये वाला हाइड्रोजन बेस के द्वारा पुल करेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो हमारा कंपाउंड होगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हुआ। तो अब देखो कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आपको हम अभी कंजुगेशन क्या बताए थे, कंजुगेशन बताए थे डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल सिंगल डबल, यहाँ पे देखो तो क्या है डबल, फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं डबल सिंगल, फिर तुरंत क्या है डबल, यानी कि कंजुगेशन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल सिंगल नो कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, ओके। यहाँ पे कंजुगेशन है, इस प्रोडक्ट में कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल है, और इसमें कंजुगेशन नहीं है। तो अगर किसी कंपाउंड में कंजुगेबल ग्रुप उपस्थित रहे, डबल बॉन्ड उपस्थित रहे, तो अगला डबल बॉन्ड वहीं बनेगा जहां से वो कंजुगेशन में हो जाए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, चांस तो दो जगह है, क्योंकि यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी, लेकिन जब यहाँ बनेगा तो कंजुगेशन में हो जाएगा और यहाँ बनेगा तो कंजुगेशन में नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये कम बनेगा, और यही हमारा
मेजर प्रोडक्ट होगा, यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ कंजुगेशन। तो 3 रूल देखें। पहला सिटजेफ रूल। सिटजेफ रूल, अगर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वहां पे क्या होता है, अधिक स्टेबल एल्कीन का निर्माण होता है, जो ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होता है। हॉफमैन रूल हम देखें कि वो एसिडिटी डिफरेंस पे निर्भर करता है, जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वही हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बेस के द्वारा। और ए वाला जो है रूल ऑफ कंजुगेशन हमें बताता है कि अगर कंपाउंड में पहले से डबल बॉन्ड उपस्थित है तो अगला डबल बॉन्ड एलिमिनेशन के बाद उसके कंजुगेशन वाले पोजीशन पे बनेगा, यानी डबल सिंगल डबल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये 3 रूल था इंपॉर्टेंट, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड था। तो ठीक है, अभी इस लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। और उसके बाद कोई कमेंट में पूछ भी रहे थे कि सर एल्कोहल के साथ, साइनाइड के साथ, ईथर के साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो अभी नहीं बताया। तो बाबू अभी हम लोग पूरा रिएक्शन को डिटेल्स में पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली में, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब ये सारा कुछ जान लिए, सारा कंडीशन जान लिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड के साथ कौन कौन कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेते हैं और उसके फलस्वरूप कौन कौन प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो वो सारा कुछ देखेंगे, बस पढ़ते रहिए, ये सब कुछ बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।